और चलिए बात अब देवभूमि की खबरों की भी कर लेते हैं। उत्तरकाशी के पुरोला में लव जिहाद का मामला सामने आया है। लव जिहाद के खिलाफ पूरे जिले में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। डूंडा और चिन्याली सौंड में आज बाजार बंद रहेंगे। पुरोला में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो स्थानीय लोगों का आज भी प्रदर्शन देखने को मिलेगा और देखा जा रहा है लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद जो स्थानीय लोग हैं वो काफी आक्रोशित हैं और इसी को देखते हुए आज बाजार बंद रहेगा। पुरोला में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इसके साथ ही डूंडा चिन्याली सौंड में भी बाजार बंद रहेगा। स्थानीय लोग अपना प्रदर्शन करेंगे, अपना आक्रोश जताएंगे। तो पुरोला में अज्ञात के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसके साथ ही बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं वो लव जिहाद के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। उत्तराखंड में लव जिहाद के मामलों में अचानक उछाल आया है। बीते 15 दिनों में उत्तरकाशी और देहरादून के पछवादून में दर्जन भर से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जिससे साफ है कि पहाड़ में अब लव जिहादी कोई गंदा खेल खेल रहे हैं। देवभूमि की बेटियों पर गंदी नजर का साया बढ़ता ही जा रहा है। पहले उत्तराखंड में लैंड जिहाद की जड़ों को उखाड़ा गया और बड़ा अभियान चलाकर अवैध मजारों को हटाया गया, लेकिन इस बीच पहाड़ पर अलग ही खेल चल रहा था। दरअसल उत्तराखंड में हाल ही के दिनों में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। महज 15 दिनों के अंदर उत्तरकाशी समेत देहरादून के पछवादून क्षेत्र में दर्जन भर बेटियों के साथ ये गंदा खेल खेलने का खुलासा हुआ है। 32 लड़कियों को मुस्लिमों के चंगुल से छुड़ाया गया है। 5 ऐसी लड़कियां थी जो नहीं छुड़ाया गया है, वो सभी लोग जानते हैं कि क्या हुआ। इसलिए जो इनको संरक्षण देते हैं, धिक्कार है उन लोगों को कि हिंदू समाज में रहते हुए भी तुम हिजड़े बने हुए हो, गंदा काम कर रहे हो। जब इस दुनिया से जाओगे तो क्या लेकर जाओगे। सरकार के सख्त रवैये के बावजूद यहाँ न सिर्फ बेटियों को फंसाने वाले लव जिहादी अपने गंदे काम पर लगे हैं, बल्कि दूसरे राज्यों की लड़कियों को भी लव जिहाद के जाल में फंसाकर यहाँ लाने के मामले सामने आए हैं। उधर पुलिस ने लगातार एक्शन करते हुए सिर्फ 15 दिनों में 10 से अधिक लव जिहादियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उत्तराखंड के पिछले 15 दिनों के मामलों का ही जिक्र करें तो ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। जिहादी लव का जाल, नईम इकबाल सोनिया, जगह हरबर्टपुर। फरहान सलमानी, रिया बदला हुआ नाम, जगह विकास नगर। मोहम्मद अली, निशा बदला हुआ नाम, जगह हरबर्टपुर। सुलेमान प्रिया, जगह सभावाला। फैजल शेख प्रिया बदला हुआ नाम, जगह मेहुवाला। असीम रचना, जगह विकास नगर। जहांगीर आलम सोनी, जगह प्रेमनगर। सहवान रीता बदला हुआ नाम, जगह डांडा जीवनगढ़। ये वो कुछ मामले हैं जो उत्तराखंड में पिछले 15 दिनों के अंदर सामने आए हैं। कोई नाबालिग लड़की को राजस्थान से भगाकर लाया था तो कहीं डर और भय दिखाकर दुष्कर्म किया गया। यहाँ तक कि हिमाचल तक से बेटियों को लव जिहाद के जाल में फंसाकर यहाँ लाया गया, लेकिन पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन कर जिहादियों के इस नए अड्डे को तोड़ दिया है। डिस्ट्रिक्ट एसपी को निर्देश दिए हुए हैं कि सब जगह पे कानून व्यवस्था बनाए रखें और सोशल मीडिया में मॉनिटरिंग रखें और अपने को सतर्क रखें और पुलिस अपने व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। हाल ही में हरबर्टपुर के आसन बाग में जो ताजा मामला सामने आया है उसमें नईम इकबाल उर्फ पप्पू टेलर ने सोनिया नाम की लड़की को लव जिहाद के मामले में फंसाया, फिर पिस्तौल दिखाकर रेप का प्रयास किया और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। हालांकि पिता ने केस दर्ज कराया तो आरोपी पर शिकंजा कसा गया है। अब उत्तराखंड सरकार द्वारा किसी बड़े कदम उठाने की बात सामने आ रही है। माना जा रहा है कि धर्म स्वतंत्रता कानून के तहत कड़ा एक्शन जल्द ही लिया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बलवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलवीर, जरा आप बताइएगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि पुरोला में लव जिहाद का मामला जिस तरीके से सामने आया है, इससे लोगों का गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता है और आज प्रदर्शन भी करेंगे। साथ ही ये भी है कि डूंडा चिन्याली सौंड में आज बाजार भी बंद रहेंगे। फिलहाल अभी क्या अपडेट है आपके पास?
बिल्कुल, जिस तरह से ये मामला आया था उसके बाद जो जनपद उत्तरकाशी है लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हमने जिला मुख्यालय में देखा था, यमुना घाटी के बरकोट, पुरोला, मोरी और आराकोट, डामटा, जो जितने भी शहर पड़ते हैं छोटे छोटे शहर, वहां बाजार बंद रहा था। तो आज भी आक्रोश है जो लोगों में, लगातार जो आक्रोश देखा जा रहा है वो आज भी देखा जाएगा। जो डुंडा बाजार है, जो चिनारी छोड़ बाजार है, वहां पे बाजार बंद के साथ प्रदर्शन का ऐलान किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये घटनाएं घट रही है और पुरोला में जो घटना सामने आई उसके बाद जो आक्रोश है लगातार बढ़ा हुआ है, जिसका नतीजा है कि आज वो आक्रोश डुंडा, चिनारी छोड़ और धोंतरी जैसे बाजारों में देखा जाएगा। और कल जिस तरह से पोस्टर लगा के एक अपील करने की कोशिश की गई थी कुछ लोगों द्वारा, उस पर भी पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और पता किया जा रहा है कि कौन वो लोग थे जिन्होंने दुकानों पे पोस्टर चिपकाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरा मामला है, लेकिन बलवीर ये बताइए कि आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, इसके अलावा वेरिफिकेशन को लेकर मांग की जा रही थी, अब वो मांग भी लगभग पूरी होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि तमाम लोगों का वेरिफिकेशन हो चुका है, चालान भी काटा गया और पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा गंभीर देखी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी आखिर प्रदर्शन रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? क्या मांगे अब इनकी? बिल्कुल, प्रदर्शन की यही वजह है कि पिछले 3-4 सालों में जिस तरह से बाहर से जो संख्या है बाहरी लोगों की वो बड़ी है और जिस तरह से अतिक्रमण करके ये लोग अपनी रेहड़ी, ठेली और सब्जी की दुकानें खोल रहे हैं और फिर एक आ रहा है, फिर उसके बाद 3-4 और आ रहे हैं, उसको लेके आक्रोश है। और इनका कहना है कि लंबे समय से हम मांग कर रहे हैं कि इन लोगों को अतिक्रमण न करने दिया जाए, जिसपे पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई समय पे नहीं की गई। अब जब ये मामले तूल पकड़े तो उसके बाद जो स्थानीय लोग हैं घरों से बाहर निकल के विरोध कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि जो संगठन है, तमाम संगठन वो विरोध करते हैं। और देखना यही होगा कि आने वाले समय प्रशासन की तरफ से ऐसी व्यवस्थाएं की जाए जिससे कि लव जिहाद के मामले ऐसे ना बढ़े। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। न्यूज 18 की खबर के बाद में अब मेट्रोपोल में कबाड़ियों पर डंडा चलेगा। इन कबाड़ियों ने भारत सरकार की संपत्ति मेट्रोपोल होटल के कमरों पर कब्जा कर लिया था और यहीं से इनका कारोबार फल फूल रहा था। डीएम नैनीताल ने कहा है कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार संपत्ति को खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं और पालिका को अतिक्रमण को चिन्हित करने के निर्देश भी दिए गए। डीएम वंदना सिंह ने कहा कि सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस देने की कार्रवाई गतिमान है और जल्द ही इनसे ये संपत्ति को खाली कराया जाएगा। आपको बता दें कि नैनीताल का मेट्रोपोल होटल शत्रु संपत्ति है जिसमें कई हेक्टेयर पर कब्जा हो चुका है। तो वहीं अब पिछले कुछ महीनों से कबाड़ियों ने होटल पर भी डेरा डाल लिया है, जिसकी खबर तक जिला प्रशासन को नहीं लगी। शत्रु संपत्ति के मामले में कस्टोडियन शत्रु संपत्ति और भारत सरकार की तरफ से राज्य सरकार के माध्यम से भी अतिक्रमण को चिन्हित करके हटाए जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। तो उसके क्रम में अभी वर्तमान में चिन्हीकरण का काम चल रहा है पालिका प्रशासन के माध्यम से। तो उसमें जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी एज पर रूल्स वो करी जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ में वीरेंद्र विष्ट जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, कई लोगों ने कब्जा कर लिया है लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन को कोई भी भनक नहीं है, लेकिन अब ये मामला मीडिया में आया है तो किस तरह का एक्शन आप देख रहे हैं? देखिए, अगर देखा जाए तो ये पूरी संपत्ति भारत सरकार के अधीन है और 1100 हेक्टेयर में ये बना हुआ है और 2200 हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो खाली है। हालांकि पिछले दिनों 128 जो अवैध अतिक्रमणकारी थे मेट्रोपोल में, उनको नोटिस दिया था, बावजूद उसके जो मेट्रोपोल का जो होटल बना हुआ था उसके सारे कमरों पर कबाड़ियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। इस मामले को हमने भी उठाया था, तो अब इस पर एक्शन की बात हो रही है। हालांकि जिस तरह से लगातार अतिक्रमण मेट्रोपोल पर हो रहा है वो चिंता का विषय है, क्योंकि भारत सरकार लगातार इस बात को कह रही है कि वो अपनी संपत्तियों से अतिक्रमण को हटाएगी। अल्मोड़ा या चाहे देहरादून हो या अन्य जो क्षेत्र हैं उनमें भी एक्शन लेने की बात हुई है। और नैनीताल का जो मेट्रोपोल होटल है उसमें जो अतिक्रमण हुआ है उसको खाली करने की भी बात प्रशासन की ओर से की जा रही है। पिछले कई दिनों से देखा गया कि जो कबाड़ी हैं वहां पर कबाड़ बीन कर रख रहे थे और लगातार
जो मेट्रोपोल के होटल के कमरे हैं उनमें बड़े बड़े बोरे बना के रख दिए गए थे। हालांकि उम्मीद अब यह है कि जो प्रशासन बात कर रहा है कि पालिका को इसके लिए डायरेक्शन कर दिए गए हैं और एक जो नोटिस देने की प्रक्रिया है वो की जा रही है, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी पूर्व में कई निर्णय दिए थे। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मसले को लेकर सरकार सख्त होगी या जिला प्रशासन सख्त होगा और जो अवैध अतिक्रमणकारी हैं उन पर कार्रवाई की जा सकती है कि जल्द ही अब इस समस्या का निराकरण भी हो जाएगा। आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। नैनीताल का शेरवुड कॉलेज फिर विवादों में है। कॉलेज के प्रिंसिपल अमनदीप संधू, ऋचा पांडे और टीचर मणिपत्तली ताल में मुकदमा दर्ज कराया गया है। क्लास 6 के छात्र के परिजनों ने कॉलेज प्रशासन पर बच्चे को टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उनके बच्चे का कई दिनों से शारीरिक और मानसिक शोषण हो रहा था। कॉलेज के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इस मामले की शिकायत भी की तो कॉलेज प्रबंधन ने उनके साथ ही बदसलूकी की और कमरे में बंद करके इस मामले में अभी तक कॉलेज प्रशासन से कोई सफाई नहीं आई है। आपको बताते चले कि इसी कॉलेज से सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी पढ़ चुके हैं। देखिए, एक अर्चना गौड़ नाम की महिला और उनके हस्बैंड थाना पर आए थे और उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है कि उनका बच्चा यहाँ शेरवुड स्कूल में पढ़ता है और वहाँ के स्टाफ ने उनके साथ बच्चे के साथ मारपीट करी है। और जब हम गए तो उन्होंने हमारे साथ भी अभद्र व्यवहार किया और जान से मारने की धमकी करी और हमें वहाँ पर रोके रखा। तो उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उसमें विवेचना प्रचलित। और देहरादून से खबर मिल रही है जहां कुमाऊं में जंगल धधक रहे हैं। सोमवार को कुमाऊं में 6 जगह पर जंगल जलते देखे गए। गढ़वाल में बारिश के कारण राहत तो मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे इलाके जहां पर जंगलों में आग लगी हुई है। प्रदेश भर में अभी तक आग लगने के 470 घटनाएं सामने आ चुकी हैं और 552 हेक्टेयर में जंगल प्रभावित हुए हैं। 14 लाख नुकसान का अनुमान है। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर की पहाड़ियों पर अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी बड़ी थी कि हर की पैड़ी से भी नजर आ रही थी। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड और वन कर्मी मौके पर पहुंचे और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बताते चले, मनसा देवी मंदिर पैदल मार्ग पर अक्सर यात्री कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, जिसमें कई बार आग लगने पर जंगल की पहाड़ियां भी धधकने लगती हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभ्यर्थियों पुलिस कांस्टेबल फायरमैन में सिलेक्ट युवाओं को देंगे अपॉइंटमेंट लेटर। 2022-23 में भर्ती हुए बैच को नौकरी मिलेगी। पुलिस लाइन में कार्यक्रम होगा जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और साथ ही नियुक्ति पत्र भी देंगे। देहरादून से खबर है, चारधाम यात्रा में पहुंचे हैं 22 लाख यात्री। अभी तक चारधाम यात्रा पर आ चुके हैं 22 लाख यात्री। यात्रा रजिस्ट्रेशन का जो आंकड़ा है वो 41,22,000 के पार पहुंच चुका है। केदारनाथ में 7.5 लाख यात्री अभी तक दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ में 6,19,000, गंगोत्री में 4,17,000, यमुनोत्री में 3,78,000 यात्री दर्शन कर चुके हैं। हेमकुंड साहिब में 29,000 यात्री पहुंचे हुए हैं। चारों धामों में हर रोज करीब 60,000 यात्री जो हैं वो पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। यानी कि पिछले जितने भी रिकॉर्ड है उन सबको तोड़ते हुए लगातार श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो बढ़ती ही जा रही है। तो चार धाम यात्रा में आपको बता दें कि 22 लाख यात्री पहुंचे हुए हैं। 40,22,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है और केदारनाथ में 7.5 लाख यात्री दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। यानी कि हर रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा करने के लिए पहुंच रही हैं, बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और खबर देहरादून से है जहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 मसाज पार्लर पर छापेमारी की, जहां मसाज के नाम पर सेक्स रैकेट चल रहा था। मसाज पार्लर से 13 लड़कियों को बचाया गया है। इस दौरान में महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कनवाल भी वहां पर मौजूद रही और टीम को मौके से कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। 3 सेंटरों में आज छापा पड़ा है और इसमें 13 लड़कियां बरामद हुई और यहाँ पे 1-2 इनके जो क्लाइंट हैं वो भी मिले हैं। एक तो मुझे लग रहा निकल गया है, एक अभी यहीं पे है और एक सेंटर पे तो कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं अभी मिली हैं।
G20 का तीसरा और लास्ट इवेंट इस महीने के आखिरी में होना है। तीसरा इवेंट ऋषिकेश में होना प्रस्तावित है। पर फाइनल इवेंट से पहले उत्तराखंड को इससे होने वाले फायदे पर सियासत शुरू भी हो गई है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। G20 की तीसरी मीटिंग की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी महीने की आखिर में होने वाला G20 का ये लास्ट इवेंट होगा। अब तक पहला इवेंट रामनगर में, दूसरा ऋषिकेश में हुआ। वहीं तीसरे इवेंट की लोकेशन भी ऋषिकेश ही तय मानी जा रही है। वहीं 3 इवेंट से दुनिया भर के मेहमानों के सामने देवभूमि की अच्छी इमेज जाए, इसीलिए 100 करोड़ का भारी भरकम बजट रखा गया है। पर कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि कुछ सड़कों को चमकाने, दीवारों पर पेंटिंग बनाने और जगह जगह रंग रोगन करवाने से क्या हासिल हुआ है। 100 करोड़ का बजट, 2 इवेंट्स हो चुकी है। क्या आया उत्तराखंड के हिस्से? केवल कुछ सड़कों की पेंटिंग, कुछ जगह अगल बगल रंग रोगन। G20 के दूसरे इवेंट में गंगा आरती ऋषिकेश में हुई तो मीटिंग से लेकर गांव घूमने का काम नरेंद्र नगर में हुआ। ऐसे में कांग्रेस के आरोप को नरेंद्र नगर से विधायक और मंत्री सुबोध उनियाल ने नेगेटिव पॉलिटिक्स बताया है। उन्होंने कहा है कि जिस उत्तराखंड को दुनिया के ज्यादातर देश नहीं जानते, ऐसे इवेंट होने से उत्तराखंड का टूरिज्म सेक्टर एक्सप्लोर हुआ है। पर हर अच्छी बात पर सवाल उठाना कांग्रेस की आदत है। ये आरोप लगाना मैं समझता हूँ ये बहुत ही गलत चीज है कि आप ऐसे समय में जब पूरे राज्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न था और राज्य की एक पहचान का प्रश्न था, क्योंकि मैं तो दुनिया के 51 देशों को घूम चुका हूँ, जब भी बात होती है तो नोबडी नोज उत्तराखंड, कोई उत्तराखंड जानता ही नहीं है। तो उत्तराखंड की एक पहचान बने और उत्तराखंड के छोटे छोटे नगरों को भी एक पहचान मिले। कांग्रेस को, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस केवल विरोध करने के लिए विरोध करके अपने मानसिक दिवालियापन का परिचय दे रही है। G20 इवेंट को सफल बनाने में चीफ सेक्रेटरी से लेकर तहसीलदार लेवल तक पूरा तंत्र लगा है और बीजेपी सरकार को उम्मीद है कि कांग्रेस चाहे जो कहे, 100 करोड़ खर्च का फायदा उत्तराखंड को जरूर मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और जोशीमठ में नरसिंह मंदिर बद्रीनाथ धाम को जोड़ने वाली बाईपास सड़क पर लगातार कई गड्ढे होते जा रहे हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी अभी भी लापरवाह बना हुआ है, जबकि यात्रा से पहले ही सड़क को ठीक करने का दावा किया जा रहा था। अब यदि इन गड्ढों को बारिश से पहले नहीं भरा गया तो कभी भी यहां बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं प्रशासन ने कहा है कि पीडब्ल्यूडी को सूचित कर दिया गया है, जल्द ही गड्ढों को भर दिया जाएगा। नरसिंह मंदिर मार्ग है जिसको वाहन बाईपास के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें पिछले माह अप्रैल और मई के माह में रिपेयर कराई गई है। उसका कुछ हिस्सा अभी भी जो है कच्चा है, जिसके लिए मेरे द्वारा लोक निर्माण विभाग को सूचित किया गया है और जहां पर भी गड्ढों की या पुश्ते के कमजोर होने की सूचना आ रही है उसको तत्काल निराकरण कराया जाएगा। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से साधु संतों ने मुलाकात की है। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद ने शिष्टाचार भेंट की है। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने भी मुलाकात की है। उपराष्ट्रपति से धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर, ऋषिकेश के नीलकंठ मंदिर और देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में छोटे कपड़े ना पहनकर आने के फैसले का साधु संतों ने स्वागत किया। वहीं संतों का कहना है कि देवभूमि के सभी मंदिरों में ड्रेस कोड की व्यवस्था होनी चाहिए और छोटे कपड़े पहनकर मंदिर आने पर रोक लगानी चाहिए। संतों का ये भी कहना है कि मंदिर की अपनी गरिमा और मान्यता होती है और लोगों को धर्म स्थलों पर पिकनिक स्पॉट नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल ड्रेस कोड तो हर जगह लागू होना चाहिए और कम से कम जो लोग भी यह व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि आप मंदिर में पिकनिक मनाने नहीं जाते हैं, मंदिर में पूजा करने जाते हैं। दक्षिण के सभी मंदिरों में ड्रेस कोड लागू है। पूरे देश के धर्माचार्य और सभी तीर्थ पुरोहितों से आह्वान करता हूं कि मंदिरों में बोर्ड लगाया जाए और वहां पर मर्यादित कपड़ों में ही प्रवेश रखा जाए। ये बहुत आवश्यक हो गया है।
ओडिशा में ट्रेन एक्सीडेंट में आहत पीड़ितों के लिए रिलायंस फाउंडेशन ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। यही नहीं, ट्रेन एक्सीडेंट में पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए रिलायंस फाउंडेशन ने विशेष आपदा प्रबंधन टीम को तैनात कर दिया है, जो दिन रात पीड़ितों की मदद पहुंचाने का काम कर रही है। ओडिशा के बालासोर में हुए भयंकर एक्सीडेंट पर गहरी संवेदना जताते हुए रिलायंस ग्रुप ने 10 बड़ी राहत का ऐलान किया है, जिसमें जियो बीपी नेटवर्क की एम्बुलेंस को मुफ्त ईंधन दिया जाएगा। रिलायंस स्टोर्स के जरिए सभी पीड़ितों को 6 महीने के लिए मुफ्त राशन दिया जाएगा। एक्सीडेंट में घायल लोगों को मुफ्त दवा और अस्पताल में इलाज की सुविधा दी जाएगी। घायल लोगों को काउंसलिंग की सेवा भी मिलेगी। जरूरत पड़ने पर मृतक के परिवार में किसी एक को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। एक्सीडेंट में विकलांग लोगों को मुफ्त व्हीलचेयर और कृत्रिम अंग भी मिलेंगे। एक्सीडेंट में प्रभावित लोगों को रोजगार के लिए स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जिन महिलाओं ने अपने कमाऊ सदस्य को खोया है, उन्हें माइक्रो फाइनेंस की सुविधा दी जाएगी। ग्रामीण परिवारों को आजीविका के लिए पशुधन प्रदान किए जाएंगे। शोकाकुल परिवार को 1 साल के लिए मुफ्त मोबाइल कनेक्टिविटी भी दी जाएगी। और चलिए अब आपको बाहर से जुड़ी 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में।